नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी में मची उथल पुथल शांत होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ नेताओं की बयानबाजी को लेकर सरकार घिरी हुई है, तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तरह तरह की अटकलबाजी चल रही है। अटकलबाजी इसलिए भी ज्यादा है कि कुछ दिन पहले लखनऊ में हुए बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था, जो मीडिया की सुर्खियां बन गई। आज नेशनल वॉइस में इसी बात पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से फिर मुलाकात की है केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य 48 घंटे के अंदर नड्डा से दूसरी बार मिले हैं। इसे लेकर नई तरह की कयासबाजी शुरू हो गई है। इससे पहले रविवार को ही नड्डा और केशव की लखनऊ में मुलाकात हुई थी। हालांकि केशव के एक करीबी ने इसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हुआ भेंट बताया। केशव के साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के भी बीजेपी अध्यक्ष से मिलने की चर्चा है। बात अगर जब मीटिंग की करें तो चर्चा इसलिए भी है कि सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य की तल्खी जग जाहिर है। और अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में हुए कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम ने सरकार से बड़ा संगठन को बताया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगठन जिसे तय करे, सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर यहां खरोंच आया तो जिले में महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और पार्षद पर भी असर पड़ेगा। दोनों नेताओं के बयानों से राजनीतिक हलकों में अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूपी बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ठीक ठाक है या नहीं, इस पर विचार बाद में करेंगे। आइए सबसे पहले इन दोनों नेताओं के बयान सुन लेते हैं। अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है, और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। इतनी ही नहीं है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री का यह कहना है कि अगर बुलडोजर चलाओगे तो लोग वोट क्यों देंगे। इनको भी सुनिए। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना। राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? कारण क्या है? तो कारण है लोकसभा चुनाव। और एक ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों ये रस्साकसी है और क्यों मौका मिला है। देखिए, एनडीए 2019 में उसकी 64 सीटें थी, 2024 में 36 हो गई।
वहीं इंडिया की 19 में 6 सीटें थीं और 2024 में 43 हो गई। यानी कि एनडीए को जो बढ़त है, एनडीए के सीटों में 28 सीटों की कमी आई है और वहीं इंडिया के सीटों में 37 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश की यह बात है और इसलिए ये सारे मंथन, चिंतन, मनन सब चल रहे हैं और खींचतान भी है, क्योंकि थोड़े से केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को लगातार उपेक्षित से महसूस कर रहे थे। उनको लगता था कि कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है और कैबिनेट की बैठकों में भी वो अक्सर नहीं जा रहे थे और उसके बाद कार्य समिति की बैठक में ऐसे बयान दे दिए कि संगठन ही सर्वोपरि है, उसके बाद सरकार है। और इसी को लेकर राजनीतिक हलकों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है और कल से ही केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में विराजे हैं। 48 घंटे में 2 बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात हुई, फिर क्या बात हुई और क्या बात हुई और इस बात के क्या मायने हैं, ये बाद में पता चलेगा, इसका अर्थ समझ में आएगा। लेकिन आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या यूपी में सब ठीक ठाक है, यूपी बीजेपी में सब ठीक ठाक है। और इस चर्चा में जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका पहले परिचय करा दें, फिर चर्चा करेंगे कि क्या सब ठीक ठाक है भी या नहीं। हरेंद्र विक्रम जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं आप। आदर्श कटियार, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत आज कांग्रेस से ही करते हैं। यूपी में सपा का साथ कुछ अच्छा रहा, सब अच्छा लगने लगा कांग्रेस को। क्या लगता है कि अब बीजेपी में जो केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, उनका यह बयान कि संगठन सरकार से बड़ा है, इसको किस रूप में कांग्रेस देख रही है? राजनीतिक हलकों में तो खींचतान देखी जा रही है, कांग्रेस क्या देख रही है? अपने लिए कुछ रास्ता बना पाएगी या नहीं? कटियार साहब, सवाल आपसे। जी आपके सभी जी बोलिए आप ही की बारी है, शुरुआत आपसे ही है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया तरीके से देश में बनाया गया, उसका एक ही उद्देश्य था, इस देश की मजलूमों का, इस देश की सोचों की आवाज साफ नहीं आ रही है। जी युवाओं की, इस देश छात्रों की, इस देश के की आवाज बने। आदरणीय राहुल गांधी नेता है, कांग्रेस के मुख्य दल के नेता है। आदर्श कटियार जी, आप राहुल गांधी जी को बीच में मत लाइए, ठीक है, हम आएंगे आपके पास। आपकी आवाज भी रुक करके आ रही है, तो उसे दुरुस्त करा लेते हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। हरेंद्र विक्रम जी, प्रवक्ता बीजेपी तो बड़ा अनुशासित पार्टी है, अनुशासन में ही बहुत कुछ हो रहे हैं। क्या हो रहा है यूपी बीजेपी में, हरेंद्र विक्रम जी? मैन कुर्सी की लड़ाई होती है, आप जानते हैं, कुर्सी की लड़ाई होती है और एक कुर्सी के लिए कई लोग ललायत रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कील ठोकते रहते हैं। कोई बात नहीं, संगठन है, चलते हैं, हर संगठन में। और रही ऐसी परिस्थितियां बनने की बात, तो वो लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी है। इन परिस्थितियों को यदि हम एक कार्यकर्ता होने के नाते दृष्टि डालेंगे, क्योंकि बहुत कुछ ऊपर होता है जो कार्यकर्ताओं को नहीं मालूम होता, लेकिन कार्यकर्ता होने के नाते हम आपको बताएं जो हमने जमीन पर देखा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने विकास को लेकर बहुत अच्छे कार्य किए। चुनाव के पूर्व विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली, जिसमें एक एक गांव में जाकर एक एक ग्रामवासी से पूछा गया कि अभी भी आप किसी पात्रता के लाभार्थी थे और लाभ नहीं मिला तो आपको अभी तत्काल दिया जाएगा। ऐसा केंद्र सरकार ने पहली बार आज तक के इतिहास में हुआ कि सबको चुनाव के पहले ही लाभ पहुंचा दिया जाए, तो वोट भी पूरा मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है,
और हमारे यहाँ लोगों के यहाँ बूथ तक की रचना नहीं होती, हमारे पन्ना प्रमुख तक की रचना है। उसकी बात भी हम डिफीट खाए, क्या कारण रहा। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कहा जाएगा। उस उपेक्षा का कारण क्या है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी ऐसा मान के चले थे कि कौन हमें वोट मिल रहा है, अब तुम्हें मोदी जी को यदि बनाना है तो वोट अपने आप दोगे। तो अधिकांश प्रत्याशी जो हमारे होते हैं वो ऐसा मान के चले कि अपने आप पब्लिक वोट देगी हमें, और उन्होंने चुनाव जिस तरह लड़ना चाहिए उस तरह से चुनाव लड़ा ही नहीं। उसका परिणाम रहा, जब कार्यकर्ता को लगता है कि जब प्रत्याशी ही चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव हम जीत ही चुके हैं, तो हमारी आवश्यकता क्या है, तो वो कार्यक्रमों में तो आएगा जाएगा, बैठकों में भीड़ भी अच्छी होगी, लेकिन जब वोट का समय आएगा तो वो अपने बस्ते पर बैठा चेहरा दिखाता रहेगा। जो प्रयास लड़ना चाहिए, जो संघर्ष करना चाहिए एक एक वोट के लिए, वो संघर्ष नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ा कारण तो यह रहा। दूसरा कारण रहा उपेक्षा कार्यकर्ताओं की। तो उपेक्षा हम ऐसे कह सकते हैं, जब जनप्रतिनिधि जान रहे हैं कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो हम क्यों आपकी सुने फिर। तो भारतीय जनता पार्टी में जो ऐसा हम अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि ऐसा देखने में आता है, जब सरकार बनती है या जनप्रतिनिधि किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंचता है तो सबसे पहले तो उसका फोन उठना बंद हो जाता है, और जब फोन नहीं उठेगा तो कार्यकर्ता फिर अपनी समस्या लेके जाएगा कहाँ। तो जब उसका काम नहीं होगा तो वो तो राष्ट्र के लिए वोट करता है, सपोर्ट करता है, विकास के लिए वोट करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन जब उसकी सुनी नहीं जाएगी, कोई समस्या व्यक्तिगत हो जाएगी, तो फिर वो भी सोचता है कि हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपना वोट दे देंगे, बाकी तो मोदी और योगी जिता ही देंगे। मतलब ये हो गया कि जो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अति आत्मविश्वास ले डूबा, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। जी, लेकिन एक बात और उस कार्य समिति की बैठक में कही गई ना। जी। उस कार्य समिति की बैठक में जो बात कही गई उसमें केशव प्रसाद मौर्य की बात बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो सरकार से बड़ा संगठन होता है, और संगठन बड़ा है, था और रहेगा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बात कही, वो पूरा वीडियो देखिएगा। उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि अगर यहां खरोच आती है तो जिला, ब्लॉक प्रमुख, पार्षद तक भी असर पड़ता है। तो क्या एक दूसरे को डरा रहे थे लोग क्या, डिप्टी सीएम और सीएम? ये समझाइए। नहीं, निश्चित रूप से कि अगर हमारे सरकार पे खरोच आई तो पूरा साफ हो जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य से लेकर के ब्लॉक प्रमुख और मेयर, ये सारे चीज खत्म हो जाएंगे। क्या ये बताया जा रहा था? और उनको ये बताया जा रहा था कि अगर संगठन पे ध्यान नहीं दिए, संगठन की समस्याएं हल नहीं हुई तो सरकार नहीं रह पाएगी। ये मतलब क्या ये ऐसा कुछ हो रहा था क्या वहां पे? नहीं, उनके कहने का जो भी अर्थ हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जब संगठन में इस तरह की खींचतान होती है तो निश्चित रूप से सिर्फ सभासद से नहीं, केंद्र तक असर पड़ता है उसका। क्योंकि कार्यकर्ता पर दो खेमों में बढ़ता है। कार्यकर्ता मान लीजिए अपना नेता किसी को मान लेता है, बना लेता है। जो व्यक्ति वाकई में वर्कर है, नेता है, कार्यकर्ता उसे अपना नेता मान लिया। और संगठन क्योंकि बड़ा है, संगठन बड़ा है और संगठन को लगता है कि जी हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा काम नहीं कर रहा, तो निश्चित रूप से संगठन उसको देखना नहीं चाहता। वो चाहता है हमारे हिसाब से काम करो, ठीक है, और नेता अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो क्योंकि लोकल की परिस्थितियों को देख के काम करना पड़ता है, जी बिल्कुल, तो फिर कार्यकर्ता बढ़ जाता है, कार्यकर्ता का मन टूटता है और वो बैठ जाता है, चुपचाप मौन हो जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान की परिस्थिति आपने देखी, अलग विषय पूर्ण बहुमत में चलाए। हम यूपी की परिस्थितियों पे चर्चा कर लें। मध्य प्रदेश में तो आपकी वाहवाही है ही है, यहाँ तो आपने साफ ही कर दिया है, लेकिन यूपी की परिस्थितियों पर चर्चा कर लें, क्योंकि वहीं से शुरू होता है और वहीं से अंत भी होता है। बिल्कुल सही बात। तो हम आना चाहेंगे प्रमोद गोस्वामी जी के पास। शायद आदर्श कटियार जी से जब आवाज
सही से आने लगेगी तो हम आपसे भी जवाब लेंगे। जरूर। प्रमोद गोस्वामी जी, अभी जो केशव प्रसाद मौर्य हैं कार्य समिति की बैठक के बाद दिल्ली में विराज रहे हैं कल शाम से, 48 घंटे के अंदर 2 बार मीटिंग हो चुकी, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देवेंद्र जी, जो कार्य समिति की बैठक हुई है उससे आपको पहले जाना पड़ेगा। ये रार जो है मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद के बीच, ये जब मुख्यमंत्री बने थे योगी जी तभी से चली आ रही है। क्योंकि ये बात संदेश दिया गया था हाईकमान की तरफ से कि अगर सीटें बेहतर आती हैं तो योगी मतलब मौर्य जो है केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होंगे, उनकी दावेदारी थी। लेकिन उनकी जगह पर योगी जी को ले आया गया। तो ये टकराव वहां से शुरू हुए बिटवीन मुख्यमंत्री एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर। दूसरे में अगर आप आइए, जो आपने देखा कि जो मौर्य जी ने कहा कि संगठन बड़ा है, बड़ा रहेगा, बड़ा है, तो अगर आप देखें तो जब सुनील बंसल संगठन मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, उसी समय से योगी जी और उनके बीच में मतभेद ज्यादा गहरे थे। तो संगठन और सरकार के बीच में एक तालमेल तो पिछले 7 वर्षों से नहीं रहा। ये उसके नेपथ्य के कारण है। अपने अपने ईगो रहे, सरकार का अपना ईगो रहा, संगठन का अपना ईगो रहा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के बीच भी टकराव बराबर देखा जाता रहा है। इस बीच कई बार ये चीज आई कि अब मुख्यमंत्री हटे, अब मुख्यमंत्री हटे। 22 के जो चुनाव विधानसभा का था उससे 8-9 पहले भी ये चर्चा चली कि अब जो है मुख्यमंत्री को रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व वो साहस नहीं जुटा पाया और योगी जी ने परफॉर्म बेहतर किया और सरकार बना ली। उसके बाद लोकसभा से पहले भी ये बात चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चली कि अब योगी जी का समय पूरा हो गया है। लेकिन जो हालात थे, हालातों को देखते हुए केंद्र ने या केंद्रीय नेतृत्व ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन 24 के जो चुनाव में अनएक्सपेक्टेड पराजय हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कहा गया था 80 में 80 जीतेंगे। बिल्कुल। लेकिन वो वहां 28 सीटें घट और गई। हाँ, पिछले से। तो वो चिंता का विषय, हाँ, वो चिंता का विषय केंद्रीय नेतृत्व के लिए और वही कारण उत्तर प्रदेश प्रमुख कारण बना कि मोदी जी स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बना पाए और वो बीजेपी की बजाय एनडीए सरकार में कन्वर्ट हो गई। ये जो रार चल रही है उत्तर प्रदेश में, और ये बात केंद्रीय नेतृत्व की शायद समझ में नहीं आई कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। अगर उत्तर प्रदेश बिखर जाएगा तो फिर आप कहीं भी मजबूत हो जाएं, मध्य प्रदेश में 29 में 29 ले ली, लेकिन सरकार एनडीए में ही बन पाई, भाजपा की नहीं बन पाई। तो ये जो संगठन और सरकार के बीच का टकराव पिछले 7 वर्षों से चल रहा है और केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय संगठन जो है धृतराष्ट्र की भूमिका में बना रहा, या ईगो कह लीजिए कि ईगो का टकराव बना रहा, उसी के दुष्परिणाम रहे कि 24 में
ये बात सच है जो केशव प्रसाद जी ने कही कि संगठन का अपना महत्व है। हाँ, है और रहेगा, ये बात सच है। लेकिन सरकार के महत्व को कम करके आंका भी नहीं जा सकता है। बिल्कुल। ये तालमेल जब तक कमी रही उत्तर प्रदेश में। दूसरी जो देवेंद्र जी ने एक बात कही कि जब भी जो लाभार्थी थे उनको अगर कोई शिकायत हुई तो तुरंत पूरी की गई। तो लाभार्थी तो 19 में भी थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब तो नहीं कहा गया कि तुरंत पूरी करेंगे, लाभ दिया गया और उनको वोट मिला। सरकार बीजेपी की बनी, 14 में बनी, 19 में बनी। लेकिन 19 के बाद से अगर ईमानदारी से इस पर विचार किया जाए, जो जनता से जुड़े मुद्दे थे, चाहे महंगाई हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, ये सारी चीजें जनता, आम जनता से जुड़ी हुई होती हैं। लाभार्थी आप सारे 130 करोड़ को नहीं दे सकते हैं। आप कुछ लोगों को दे सकते हैं। उस बूते पर आप सरकार बना लें, ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और शायद ये गलतफहमी टूटी कि खाद्यान्न का हम जो दे रहे हैं, जो कटोरे में हम भीख दे रहे हैं, इससे हम सरकार चलाते रहेंगे। जी। तो ऐसा होता नहीं है। शायद इस मुगालते में रही केंद्र सरकार। तो ये उसकी एक अन्य कमजोरी थी। जी। हम आना चाहेंगे अब आदर्श कटियार जी के पास। कांग्रेस प्रवक्ता, बड़ी देर तक आपको इंतजार करना पड़ा, हालांकि हम शुरुआत आप ही से करना चाहते थे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या आदर्श कटियार जी? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है जी। आदर्श कटियार जी, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में आपकी पौबारा है, ये कह सकते हैं, जब से गलबहियां हुआ है सपा से तब से। अब एक चीज जी, प्रमोद गोस्वामी जी हमारे हैं, आपके पास आएंगे। आदर्श कटियार जी, जो यूपी बीजेपी में चल रहा है उसमें कांग्रेस अपना कहीं रास्ता खोज पा रही है या नहीं? वैसे तो अच्छा लग रहा होगा, अंदर से फील गुड हो रहा होगा। बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश चूंकि इस देश की राजनीति की धुरी है, और चूंकि उत्तर प्रदेश भी इस देश का हिस्सा है, पूरे देश की राजनीति उत्तर प्रदेश के रास्ते चलती है, इस बात का मुझे फख्र है। जैसे मुद्दे जो आम आवाम के मुद्दे हैं, मैं वही बता रहा था आपको, जो आम आवाम के मुद्दे हैं, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे माताओं बहनों का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के सारे नेता एक मत में एक साथ खड़े दिखाई दिए होंगे आप, और उसका हमें एडवांटेज मिला। जबकि यही दूसरी तरफ जहां एनडीए के नेता थे, एनडीए के कार्यकर्ता थे, वो पूरी तरीके से अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि इस देश में भाजपा एनडीए की सरकार आने के बाद 71 पेपर लीक हो चुके। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आपके जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरा आकलन है कि इस देश का एक भी युवा, एक भी छात्र ऐसा नहीं बचा होगा जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। तो वो सारे छात्र, सारे युवा पेपर लीक के मामले में अपने आप को ठगा हुआ महसूस किए। जबकि आपको भी जानकारी होगी, हमारे भी बच्चे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे वो केंद्र का हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, पेपर लीक का मामला ठीक है, ये उनके वोट घटने का कारण है, ये चिंतन मंथन बीजेपी को करने दीजिए। ये जो केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम और सीएम की जहां तक बात है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है यूपी बीजेपी में, कांग्रेस क्या मान रही है? क्या गड़बड़ देख रही है? क्या इससे भी कुछ कांग्रेस लाभ ले पाएगी? ये सवाल है मेरा। मैं किसी की
किसी के नुकसान और फायदे की बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जहाँ संगठन की बात हो रही है वहाँ तो पर्ची का खेल दिखाई दिया। हमने देखा पिछले दिनों में राजस्थान की सरकार में पर्ची, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया उसको मुख्यमंत्री ना बना करके एक पर्ची वाले को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यही स्थिति मैंने छत्तीसगढ़ में देखी। आदरणीय रमन सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उनके नाम की पर्ची फट गई। यही हमने देखा मध्य प्रदेश में, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जी की पर्ची फट गई जी, शिवराज सिंह जी की, नए मुख्यमंत्री जी आ गए। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में पर्ची क्यों नहीं फटी? यहाँ भी तो चेहरा पिछले चुनाव में नहीं फटी थी ना। अभी तो बताए हैं हमारे प्रमोद गोस्वामी जी की 2017 में। नहीं 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, केशव प्रसाद मौर्य को लोग यही समझ रहे थे कि ये सीएम बनेंगे, लेकिन आ गए योगी जी तो पर्ची तो वहां भी फट गई। हाँ, तो पर्ची का नुकसान भी हो रहा है। हाँ, नुकसान होगा, मैं इस बात से सहमत हूँ। तो अगर विरोधी का नुकसान होता है तो आप कुछ तो फायदा खोज रहे होंगे ना उसमें, कि अपना कहाँ से कैसे फायदा आ जाए। देखिए, हम तो संगठन के लोग हैं, क्योंकि हमें जहाँ भी जिम्मेदारी दी गई पिछले चुनाव में हमने बखूबी निभाई। हम 5-5 दिन 6-6 दिन अपने गैर जनपद रहे, गैर प्रदेश तक गए। लेकिन नहीं, आप इस खटपट के बारे में बताइए, ये कांग्रेस खटपट मानती है या नहीं? हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। नहीं, आप ये बताइए ना, छोड़िए ना, आपने जो किया तो उसका फल मिला। नहीं, कटियार साहब हमें यह बताइए कि कांग्रेस खटपट मानती है कि नहीं, कि यूपी बीजेपी में कुछ खटपट है? वो मानती है कि नहीं? कांग्रेस खटपट है, बिल्कुल खटपट है। क्या वर्तमान विधायक कह रहे हो कि इस देश में ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, इतना भ्रष्टाचार है, थाना और चौकी देखिए, तहसील देखिए, तो वो तो दिक्कतें हैं ही है भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में। वहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है, वहाँ तो स्पष्ट पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी 2 भागों में बटी हुई है। तो अगर जो बीजेपी के बीच नेताओं में खटपट होगा तो क्या कांग्रेस के जो नेता हैं एकजुट हो जाएंगे क्या? चलिए, आप एकजुट कीजिएगा, हम आएंगे आपके पास। हरेंद्र विक्रम जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल का जवाब थोड़ा सा लंबा ना हो, थोड़ा जल्दी से कम शब्दों में अगर जो जवाब दें तो ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन कर लें। हरेंद्र विक्रम जी, आपकी मुस्कुराहट वास्तव में एकदम ताजगी ला देती है डिबेट में। मुस्कुराते रहिए और जवाब देते रहिए, बढ़िया जवाब दीजिएगा। हरेंद्र विक्रम जी, सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में विराज रहे हैं, 2 बार नड्डा जी से 48 घंटे में मुलाकात कर चुके हैं। 48 घंटे के अंदर क्या कुछ चल रहा है? कुछ बताएंगे या अपने तक ही सीमित रखेंगे? देखिए, संगठन के अंदर की बातें होती हैं, सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पहली मुलाकात नहीं है। जब से सरकार बनी इसके पहले भी कई न्यूज चैनलों पर बराबर चलता रहा, इसके पहले भी बराबर वो मिलते रहे, उठते बैठते रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था, ना कहीं कुछ हुआ है, और अभी भी कहीं कुछ नहीं है। नहीं, मुलाकात हुई है कि नहीं ये बताइए, कुछ बात हुई है कि नहीं, मुलाकात हुई है कि नहीं? संगठन के लोग संगठन से मिलने जाएंगे। 48 घंटे में 2 बार, 48 घंटे में 2 बार जी, तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। नहीं, कुछ अब संगठनात्मक इस समय हमारे गठन का भी चल रहा है कि सदस्यता अभियान शुरू होना है, गठन होना है संगठन का, बूथ से लेके जिला, प्रदेश, क्षेत्र, राज्य, सब जगह का गठन होना है। उसकी दृष्टि से अभी बैठकें चल रही है, सदस्यता होनी है। और क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है सदस्यता। सदस्यता अच्छी होगी तो संगठन अच्छा होगा, संगठन अच्छा होगा तो सरकारें बनेंगी, सरकारें बनेंगी तो फिर सब अच्छा होगा। तो उसी विषय को लेकर उठना बैठना चल रहा है, बैठकें हो रही हैं, और हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से अपना अपना चश्मा लगा के देख रहा है, जो जिसको मीडिया नहीं। आपका चश्मा क्या कह रहा है? आपका चश्मा क्या कह रहा है? हमारा चश्मा तो कुछ और ही कह रहा है, आपका चश्मा क्या कह रहा है? जी, हम लोग ठहरे कार्यकर्ता, ठीक है। मीडिया जो होती है वो नारद मुनि को कहा जाता है ना कि 3वीं आंख होती है, तो आप 3वीं आंख है, आपको सब मालूम रहता है, लेकिन हम लोगों को उतना ही मालूम भी रहता है, उतना ही कहा भी जाता है जितना उपयुक्त हो। बाकी संगठन के अंदर की बात से हम लोग विषय नहीं रख सकते, और ना
पूर्ण संज्ञान मतलब समझने वाले समझ ले क्या हो रहा है, आप कहेंगे नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, समझने वाले समझ लें क्या हो रहा है, लेकिन आप कहेंगे नहीं। ठीक है, इतना कह दिया आपने, यही बहुत बड़ी बात है। प्रमोद गोस्वामी जी के पास हम जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये बुलडोजर की बात संजय निषाद जी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाएंगे अगर गरीबों पे तो आपको वोट थोड़ी देगा, हम उसका घर गिराएंगे तो हमारी सरकार गिराएगा, उसके नात रिश्तेदार गिराएंगे, सरकार गिराएंगे। ऐसी बातें, मंत्री हैं वो, और बुलडोजर का एक्शन है। एक्शन मतलब बुलडोजर का ये देखा जा रहा है कि एक उपलब्धि की तरफ से बीजेपी गिरा रही थी और उन्हीं के मंत्री इस तरह से कह रहे हैं। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? जी, मुझे बोल रहा है जी? नहीं, प्रमोद गोस्वामी जी से, हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी। जी हाँ, देखिए देवेंद्र जी, जो ये निषाद साहब कह रहे हैं, ये एक दबाव की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो बुलडोजर की बात कह रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर जो है पूरे देश का एक मतलब पैमाना बन गया। ये योगी जी ने किया, जो ऐसे अपराधी थे, जो ऐसे जिन लोगों ने कब्जे कर रखे थे, उन लोगों के यहाँ चला के ये संदेश देने की कोशिश की। दूसरी बात, आप लखनऊ में ही ले लीजिए, लखनऊ में भी यहाँ जो मतलब अवैध एनक्रोचमेंट थे, तो अगर उन पर सरकार अगर अंकुश नहीं लगाएगी या ऐसे जो अवैध निर्माण है उनको नहीं तोड़ेगी या बुलडोजर नहीं, तो हाथ से तो नहीं टूटेंगे। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये उनकी एक दबाव की पॉलिटिक्स है और ये अपने लोगों को ये बताने के लिए कि हम कितने प्रभारी हैं, ये संदेश देने की बात की जा रही है। मुझे इसमें कोई दम नहीं लगता है कि ये कोई गलत बात, ऐसा कोई भी बुलडोजर नहीं चला है कि जिसमें ये अनावश्यक चल गया हो या राजनीतिक विद्वेष से चला हो। बिल्कुल। निश्चित रूप से जहां अवैध कब्जे किए गए, जैसे लखनऊ में ही मोबाइल की आवाज बंद कर दी ना, अभी वहां एक क्षेत्र में अवैध कब्जे थे, उनको वहां ढा दिया गया। वहां निर्माण कराना था, विकास करना था। उसके बाद अभी 3 दिन पहले ही अधिकारियों ने कुछ जगह चिन्हित की, लेकिन वो जो कॉलोनियां थी वहां पर उनकी रजिस्ट्री थी, सरकार की वहां के बिजली दी हुई थी, सीवर लाइनें पड़ी हुई थी। तो उसको जब लोगों ने उसका विरोध किया और जब मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने उस ऑर्डर को अपना विड्रॉ किया। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में नौकरशाही बीजेपी की हार का कारण भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी, संगठन के लोगों की नाराजगी का एक कारण ये भी बड़ा रहा है कि योगी शासन काल में विधायकों की, मंत्रियों की, सांसदों की, कार्यकर्ताओं की अधिकारियों ने कोई महत्व नहीं दिया और उनको ठेंगे पे रखा और नौकरशाही पूरी तरीके से हावी रही। ये कमजोर पक्ष निश्चित रूप से सरकार का कहा जा सकता है और नौकरशाही ने मनमानी की, ये उसका भी एक दुष्परिणाम है। इसलिए ये निषाद का जो बयान है, ये तो एक दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और निषाद को ले लें और ओम प्रकाश राजभर को ले लें, इनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा ही यही है। ये कभी बसपा में रहते हैं, कभी सपा में रहते हैं, कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी भाजपा में आ जाते हैं। इनका अपना तो कोई अस्तित्व नहीं है। जी, ये राजनीतिक मौसम विज्ञानी है, हमें ये लगता है। नहीं, विज्ञानी नहीं, ये विज्ञानी नहीं है, ये इनको राजनीतिक रूप से धूर्त कहा जाए। जी, ये आप कह सकते हैं। ये कोई राजनीति, जी, हाँ, राजनीतिक चरित्र ये नहीं है। आप अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं तो इसको धूर्ता ही कहा जाता है। बिल्कुल। और धूर्ता ही कहा जाना चाहिए। बिल्कुल, निंदा होनी चाहिए। तो ये सिर्फ बिल्कुल इसीलिए पॉलिटिक्स गंदी होती जा रही है। और भाजपा ने भी उस राह पे चलने लगी थी। आप महाराष्ट्र में पराजय का कारण देख लीजिए, जहां उन्होंने एक सप्ताह पहले कहा कि ये 70,000 के आरोपी है, भ्रष्टाचार के बड़े आरोपी हैं, इनको कार्रवाई की जाएगी, भ्रष्टाचार हम न करेंगे न करने देंगे। और उसके बाद उनको भाजपा में शामिल कर लिया और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो वही ये लोग भी कर रहे हैं, जो ये लोग पिछले लंबे समय से कर रहे थे, भाजपा ने वो करना शुरू कर दिया।
इसलिए पूरे देश में भाजपा की विश्वसनीयता पर भी संकट गहरा गया है। बिल्कुल। मोदी जी का जो एक कहना था कि मतलब कि हम सबका साथ, सबका विकास, भ्रष्टाचार न हम करेंगे न करने देंगे, उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर नजर आया। 14 में अगर आप देख लीजिए लगभग 30-40, मैं भी पत्रकारिता में देख रहा हूं, उन्होंने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे, महंगाई हटाएंगे, बेरोजगारी देंगे। इस पर चिंतन करना चाहिए भाजपा को कि कितना गरीबी हटी, कितनी महंगाई हटी, कितनी बेरोजगारी हटी। तो जनता ने आपको 10 वर्ष दे के आपको मौका दिया, लेकिन भाजपा भी दम्भ में आ गई। चलिए ठीक है, सच है जी, हम आएंगे आपके पास। आदर्श कटियार जी, संजय निषाद के बयान को कांग्रेस किस तरह से देख रही है? बुलडोजर वाला बयान। देवेंद्र जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअल में जब गठबंधन होते हैं, जो गठबंधन होते हैं, तो उसमें यही सब होता है। आज आप देख लीजिए इंडिया अलायंस के साथ लगे हैं, उनका जिस तरीके से गठबंधन चल रहा है, उनकी जिस तरीके से विचारधारा के हिसाब से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो वहां मतभेद नहीं हो रहा है। लेकिन क्या बात कर रहे हैं आप भी? मतलब लोकसभा चुनाव होते ही आपका गठबंधन भी करने लगा। दिल्ली के केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी अब गठबंधन खत्म, और गठबंधन क्या आप मतलब कुछ ये विचार तो कर लीजिए कहने से पहले। अब देखिए दिल्ली में गठबंधन, पंजाब में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन और पंजाब में अलग अलग चुनाव, ये किस तरह का गठबंधन था? आप तो गठबंधन मतलब इस पे तो आप बात ही ना कीजिए सर। नहीं देवेंद्र जी, ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ इस देश के इस लोकतंत्र में। नहीं, उसमें दोनों में साम्यता है ना, दोनों में साम्यता है। टीएमसी को देख लीजिए, टीएमसी बंगाल में चुनाव के दौरान ही लोग, जब आपका इंडिया गठबंधन बना, कितने सीट ले लिए थे आप वहां पश्चिम बंगाल में जाके? आप बताइए कितना सीट लिए थे? नहीं ले पाए थे ना। तो कौन सा गठबंधन है? चलिए नहीं, मैं हूं अभी आपके जी जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी, दीजिए, चाहिए जवाब चाहिए। बेमेल देखिए, गठबंधन का फायदा तभी होता है जब विचारधाराओं का मेल होता है। आज उत्तर प्रदेश में हमारा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, हम सारे कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे इंडिया अलायंस के हो, कंधे से कंधा मिला करके चुनाव लड़े और उसका नतीजा निकला। इसी जगह पे उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ जो गठबंधन हुआ, एनडीए के जो घटक दल थे उत्तर प्रदेश में, वो आपस में उनके कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाए और उसका नतीजा उनको मिला। बस इतनी बात कहना चाहता। तो विचारधाराओं का भी खेल है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है हम ओबीसी के हितैषी है, और वो चुप हो जाती है उस मुद्दे पर जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो विचारधाराएं एक साथ कैसे चल जाएंगी? उसका नतीजा है ये, और उसी का रिजल्ट है आगे आने वाले चुनाव में भी इंडिया अलायंस जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। आगे जो 10 विधानसभा के उपचुनाव आ रहे हैं, उसमें भी आप देखिएगा रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। इंडिया अलायंस जिसमें भी चुनाव जीतेगी और आगे सारे चुनाव जीतेंगे हम लोग, बशर्ते हमारा गठबंधन मजबूत बना रहे हैं और कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ, बशर्ते आ गया ना बीच में, बशर्ते गठबंधन बना रहे। जी बिल्कुल जी, 7 जन्मों का साथ निभाने के लिए जब वादे किए जाते हैं मंडप में, वो भी तलाक में जाके खत्म हो जाता है। तो आप लोग तो जी, तो ठीक है, ये तो भिन्न भिन्न विचारधाराएं मिली हैं, ये तो भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं। चलिए ठीक है, आएंगे हम आपके पास। हरेंद्र विक्रम जी, बुलडोजर वाला प्रश्न आपसे भी, लेकिन बुलडोजर से भारी जवाब देना पड़ेगा आपको। देवेंद्र जी, हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सूत्र लेकर काम कर रही है। एक तरफ हमने हर गरीब को आवास दिए हैं, और यदि हम रेशियो उठा के देखें
तो 1 रुपए नहीं, ये हमारे बुलडोजर वाले प्रश्न का जवाब ही नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं कि आपने आवाज नहीं दिया है? उसी पे हम आ रहे हैं। तो डायरेक्ट आइए ना। तो डायरेक्ट आते चलिए। यदि आपने कहीं पूर्ववर्ती सरकारों में नदी पर, तालाब पर, किसी के आवास पर, सड़क पर कब्जे किए हैं, पूर्ववर्ती सरकारों ने वोट बैंक के चक्कर में कोई कार्रवाई नहीं की, चुपचाप बैठी, शांत बैठ रही। जो आने वाले समय में समस्या बन गई है कि अब जल निकलने की निकासी का साधन नहीं बचा, पुलियों जो नाल वो होते हैं, सड़कों पुलियां होती हैं, उनके सामने लोगों ने मकान बना लिए, नदियों नहरों में भी मकान बना लिए। तो ये तो गलत बात है ना। इस पे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी न कभी कोई योग्य और सही व्यक्ति बैठेगा, तो निश्चित रूप से वो ईमानदारी से काम करके और सही दिशा में काम करेगा। आज अविरल धारा बहती रहे, इसके लिए जरूरी था कि नदी को साफ किया जाए। और आपने अनलीगल रूप से मकान बना रखे हैं तो बुलडोजर तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन एक सवाल और उत्पन्न होता है, जो कि संजय निषाद जी ने ही कहा जी कि 100 साल से कोई गरीब रह रहा है, अनपढ़ है, किसी कहीं अपना घर बना करके है, गरीब है, अनपढ़ है, बेबस है। और जौनपुर का उदाहरण भी दिया उन्होंने। और उसके घर पे अगर जो बुलडोजर चल जाए तो दिक्कत होगी। हमारी सरकार ने आवाज नहीं, आप चला लीजिए ना बुलडोजर। नहीं, आप बुलडोजर चला लीजिए, अगर कागज उसके पास नहीं है, अवैध है, चला लीजिए, लेकिन उससे पहले उसे रहने की व्यवस्था कर दीजिए। नहीं तो आवास हमारी सरकार बराबर आवास दे रही है। अभी 3 करोड़ आवास आए हैं। हाँ। और ढूंढ कर लोगों को चिन्हित करके आवास दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप यदि नदी नालों तालाबों पर कब्जा करके अभी आवास बनाएंगे, हाँ, तो उचित तो नहीं है। चलिए। और किसी के दरवाजे पर आप आवास बना ले कि मान लीजिए आपकी सरकार है, आपने मान लीजिए दबाव में किसी, क्योंकि सपा बसपा में सब में होता रहा कि उनके कार्यकर्ताओं ने जिस प्लॉट पे सपा के समाजवाद का नारा है, खाली प्लॉट हमारा, जी चलता रहा, तो उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, अब जब उचित सरकार केंद्र में बैठी है, प्रदेश में बैठी सुनने वाली। ठीक है, तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन बच के कीजिएगा, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, उपचुनाव आने वाले हैं और समय भी समाप्ति की ओर है। इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि यूपी में योगी ही, अभी तो योगी ही जी हैं, और जो भी बातें हो रही हैं चिंतन मंथन के दौरान, वो चीजें ये निकल करके आ रही हैं कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्या गड़बड़ है ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी हार पर मंथन हो रहा है, कहां कहां गड़बड़ियां हैं, कहां कहां नाव में छेद हुई है, उस छेद को ढकने का काम हो रहा है। अब देखा जाए कि बीजेपी, यूपी बीजेपी इसके नाव में हुए इस छेद को कितना जो है ढक पाती है, और ढक लेगी तो पुनः अपने स्तर पे आ जाएगी, और नहीं ढक पाएगी तो नैया डूब जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।